चॉकलेट का एक समृद्ध हजारों साल पुराना इतिहास है, जिसकी उत्पत्ति सेंट्रल और साउथ अमेरिका के कोकोआ पेड़ से होती है। प्राचीन सभ्यताएं इसे एक दिव्य उपहार मानती थीं और इसे एक कड़वे पेय के रूप में सेवन करती थी। चॉकलेट की यात्रा कोकोआ बीन्स से शुरू होती है, जो उन कोकोआ पेड़ों से प्राप्त की जाती है जो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया सहित दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपते हैं। इसके बाद इन बीन्स को चॉकलेट फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया का पहला चरण सावधानीपूर्वक निरीक्षण और सफाई से शुरू होता है। श्रमिक बीन्स को बारीकी से जांचते हैं, किसी भी प्रकार की अशुद्धियों या खराब बीन्स को हटाते हैं। यह विस्तृत प्रक्रिया अंतिम उत्पाद की सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद बीन्स को भुना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह कोकोआ के स्वाद और सुगंध को बढ़ाता है। इन्हें सावधानी पूर्वक निर्धारित तापमान पर भुना जाता है ताकि जलने से बचाया जा सके। यह प्रक्रिया आमतौर पर 30 मिनट से 1 घंटे तक चलती है, जो वांछित स्वाद प्रोफाइल पर निर्भर करती है। भुने जाने के बाद बीन्स को तोड़ा और कुचला जाता है ताकि बाहरी खोल से कोकोआ निब्स को अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया को क्रशिंग और विनोइंग कहा जाता है। बाहरी खोल को हटा दिया जाता है, जबकि कोकोआ निब्स चॉकलेट बनाने की अगली प्रक्रिया में भेजे जाते हैं। इन निब्स को चॉकलेट लिकर में पीसा जाता है, जो कोकोआ ठोस और कोकोआ बटर से बनी एक महीन पेस्ट होती है, जो चॉकलेट की नींव होती है। इस पीसने की प्रक्रिया में आदर्श बनावट प्राप्त करने के लिए घंटों की कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है मिक्सिंग और रिफाइनिंग। इस चरण के दौरान कोकोआ ठोस, कोकोआ बटर और अतिरिक्त सामग्री जैसे चीनी, दूध पाउडर और वनीला को मिलाकर एक चिकना और क्रीमी मिश्रण तैयार किया जाता है। यह मिश्रण विभिन्न रिफाइनमेंट चरणों से गुजरता है, जो चॉकलेट के प्रकार के अनुसार कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकते हैं। जब मिश्रण तैयार हो जाता है तो इसमें नट्स, फल या फ्लेवरिंग जैसी सामग्री डाली जा सकती है ताकि अनूठे स्वाद और बनावट बनाई जा सके, जो चॉकलेट बनाने वालों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है। इसके बाद चॉकलेट को टेम्परिंग के लिए तैयार किया जाता है, जो इसे सटीक तापमान पर गर्म करने और ठंडा करने की प्रक्रिया है। यह चरण चॉकलेट को एक चमकदार और मुलायम फिनिश देने को सुनिश्चित करता है। टेम्परिंग में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और यह चॉकलेट को विभिन्न आकारों और रूपों में ढालने के लिए तैयार करता है, जो विशेष मशीनों के माध्यम से किया जाता है। अंतिम चरण पैकेजिंग है। चाहे चॉकलेट को फॉइल या कागज में लपेटा जाए और बॉक्स या बैग में रखा जाए, यह सावधानी पूर्वक पैकेजिंग चॉकलेट की ताजगी को बनाए रखती है और उसे शिपिंग और स्टोरेज के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है। आपकी पसंदीदा चॉकलेट बार कौन सी है? नीचे टिप्पणी में बताएं। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और हम आपको फिर से बिहाइंड द मेक पर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की कॉफी कैसे बनती है? एक छोटे से हरे बीज से लेकर उस सुगंधित और स्वादिष्ट कप तक, जिसे हम सभी पसंद करते हैं, कॉफी एक अविश्वसनीय सफर तय करती है। कॉफी की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका के उस क्षेत्र से जुड़ी है जिसे आज इथियोपिया के नाम से जाना जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार 9वीं शताब्दी के आसपास एक इथियोपियाई बकरी चरवाहे ने कॉफी की खोज की थी। जब उसने देखा कि उसकी बकरियां कॉफी के फल खाने के बाद असामान्य रूप से ऊर्जावान हो गईं। ये खोज अंततः कॉफी संस्कृति के वैश्विक प्रसार का कारण बनी। आज कॉफी दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेय में से एक है और वैश्विक खपत के मामले में पानी और चाय के बाद तीसरे स्थान पर आती है। दिलचस्प बात यह है कि क्रूड ऑयल के बाद कॉफी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली वस्तु है और प्रति व्यक्ति खपत के मामले में फिनलैंड सबसे आगे है। हर दिन 2.25 बिलियन से अधिक कप कॉफी पी जाने के साथ कॉफी दुनिया भर की संस्कृतियों, उद्योगों और सुबह की दिनचर्या को ऊर्जा देती रहती है। कॉफी के पौधे की यात्रा उसके बीजों के अंकुरण से शुरू होती है, जिन्हें पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में
सावधानी पूर्वक लगाया जाता है। अंकुरण के लगभग 1 सप्ताह बाद पौधे फूलने की अवस्था में प्रवेश करते हैं और उनकी शाखाओं पर नाजुक सफेद फूल खिलते हैं। अगले 6 से 9 महीनों में ये कलियां धीरे धीरे चमकदार लाल चेरी में बदल जाती हैं, जो उनकी पूर्ण परिपक्वता का संकेत देती है। कुशल जायका चुनने वाले सावधानी पूर्वक पकी हुई चेरी को हाथ से चुनते हैं, जबकि हरी चेरी को पौधे पर छोड़ दिया जाता है जब तक कि वे पूरी तरह पक न जाए। जितनी ताजी चेरी होगी, स्वाद उतना ही समृद्ध होगा। एक बार चेरी की कटाई हो जाने के बाद उन्हें पानी की नहरों में धोया जाता है, फिर एक पाइपिंग मशीन में भेजा जाता है जो उनके बाहरी छिलके और फल को हटा देती है। इसके बाद आता है सुखाने की प्रक्रिया, जो कॉफी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह बीजों में नमी की मात्रा को भंडारण के लिए आदर्श स्तर तक कम कर देती है। मजदूर सावधानी पूर्वक पार्चमेंट कवर्ड छिलके से ढके बीजों को पतली परत में सुखाने वाले बेड या आंगनों पर फैलाते हैं। कुशलता और सटीकता के साथ वे दिन भर इन बीजों को पलटते और पुनः व्यवस्थित करते हैं, ताकि वे सूरज की गर्मी और हल्की हवा के संपर्क में समान रूप से आ सके। एक बार सूखने के बाद बीज मिलिंग प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जहां विशेष मशीनें पार्चमेंट परत को हटा देती हैं, जिससे वे आगे की प्रक्रिया और रोस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चरण सूखे बीजों को बदलकर उनका विशिष्ट पीला या हल्का भूरे रंग का रूप प्रकट करता है, इससे पहले कि वे सुगंधित और समृद्ध कॉफी बनने की अपनी यात्रा जारी रखें, जिसे हम आनंद लेकर पीते हैं। इसके बाद बीजों को सावधानी पूर्वक छांटा और ग्रेड किया जाता है, जिसमें आकार, घनत्व और कुल गुणवत्ता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे भारी बीज, जिन्हें प्रथम श्रेणी का माना जाता है, निम्न ग्रेड वाले बीजों से अलग कर दिए जाते हैं। ये छंटाई प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले समान आकार के बीज उत्पादन की अगली प्रक्रिया में जाएं। छंटाई के बाद बीजों को आमतौर पर बैग में पैक करके नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जाता है, ताकि उनकी ताजगी बनी रहे जब तक कि वे रोस्टिंग के लिए तैयार न हो जाए। इस अवस्था में इन्हें ग्रीन कॉफी बीन्स कहा जाता है। हालांकि इनका रंग गहरा हरा नहीं होता, बल्कि हल्का या पीले हरे रंग का होता है। इन सावधानी पूर्वक चुने गए बीजों को अब रोस्टिंग प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है, जहां उनके समृद्ध स्वाद और सुगंध पूरी तरह से विकसित होंगे। कॉफी बीन्स को भूनना उनके स्वाद, सुगंध और कुल चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो अद्वितीय स्वाद यौगिकों के निर्माण की ओर ले जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जितना अधिक कॉफी बीन्स को भुना जाता है, उनका कैफीन सामग्री उतना ही कम होता है। हमारे कारखाने के दिल में रोस्टिंग प्रक्रिया ग्रीन कॉफी बीन्स को एक अद्वितीय तरीके से बदल देती है। जैसे जैसे तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस 656 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है, बीजों में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं और वे अपने हल्के या पीले हरे रंग से उस गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं, जिसे हम कॉफी से जोड़ते हैं। यह परिवर्तन आमतौर पर 20 मिनट से भी कम समय में होता है। इस दौरान मास्टर रोस्टर बीजों के रंग पर बारीकी से निगरानी रखते हैं, ताकि सही रूप से भुना जा सके। केवल रंग बदलने से कहीं अधिक, यह भूरे रंग की प्रक्रिया उस विशिष्ट स्वाद और आकर्षक सुगंध को खोलने के लिए आवश्यक होती है, जो कॉफी को इतना आकर्षक बनाती है। एक बार जब बीन्स सही तरीके से भून लिए जाते हैं, तो उन्हें एक ठंडा करने वाले कंटेनर में स्थानांतरित किया जाता है, जहां बलपूर्वक हवा उनके तापमान को जल्दी से कम कर देती है। मामूली हल्के हरे बीजों से लेकर समृद्ध भुने हुए पाउडर तक, कॉफी एक मोहक परिवर्तन से गुजरती है। कच्ची क्षमता से लेकर स्वादों और सुगंधों के एक संगीत माला में बदलते हुए, क्या आप जानते हैं कि केवल 2 किलो कॉफी बीन्स लगभग 200 कप कॉफी बना सकते हैं? अब कुछ ताजे भुने हुए बीजों को पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है, जबकि अन्य को पीसने की प्रक्रिया में भेजा जाता है। इसके बाद उन्हें सील कर दिया जाता है। पीसने का आकार ब्रूइंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विभिन्न पीसने की सख्ती विभिन्न विधियों के लिए उपयुक्त होती है।
जैसे कि एस्प्रेसो से लेकर ड्रिप कॉफी तक। एस्प्रेसो मशीन पर एक बैरिस्टा कॉफी को बारीक पाउडर में पीसता है, सावधानी से पाउडर को पोर्टर फिल्टर बास्केट में रखता है और एक टैम्पर का उपयोग करके कॉफी को समान रूप से दबाता है। फिर पोर्टर फिल्टर को मशीन के ब्रूइंग ग्रुप में लॉक किया जाता है और एक्सट्रैक्शन शुरू होता है। हाई प्रेशर पंप गर्म पानी को कॉफी पाउडर के माध्यम से मजबूती से दबाता है, जिससे समृद्ध और सुगंधित एस्प्रेसो निकलता है, जिसे कप में इकट्ठा किया जाता है। दूध आधारित ड्रिंक्स जैसे कैपुचिनो और लाटे के लिए बैरिस्टा दूध को इच्छित बनावट तक फ्रॉथ करने के लिए स्टीम वॉन्ड का उपयोग कर सकता है। एक बार जब एस्प्रेसो तैयार हो जाता है तो उपयोग किए गए कॉफी पाउडर को पोर्टर फिल्टर से हटा दिया जाता है और मशीन को साफ किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगली परफेक्ट ब्रू के लिए मशीन तैयार हो। कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं है, यह हमारे क्षणों की साथी है, बातचीत के लिए एक उत्प्रेरक है और गर्मी और आराम का स्रोत है। यह संस्कृतियों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती है, सीमाओं को पार करती है और हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है। प्रत्येक कप पीढ़ियों की कारीगरी का श्रद्धांजलि है, जहां विशेषज्ञता समय के साथ परिष्कृत हुई है। यह स्वादों और सुगंधों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो हमारे स्वाद कलियों पर एक आनंदमय नृत्य के रूप में एक साथ आता है। बिहाइंड द मैक के एक और एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नवीनतम एपिसोड्स के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज हम आपको KFC के क्रिस्पी सुनहरे चिकन की दुनिया में लेकर जा रहे हैं, एक फास्ट फूड आइकन जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग पसंद करते हैं। 11 गुप्त हर्ब्स और मसालों के मिश्रण से लेकर सटीक ब्रेडिंग, फ्राई करने और तैयारी की प्रक्रिया तक, हम उस कारीगरी और विज्ञान को उजागर करेंगे जो इसे बार बार खाने लायक बनाता है। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानी मिस न करें। क्या आप जानते हैं कि KFC की मशहूर रेसिपी इतनी गुप्त है कि इसे एक वॉल्ट में सुरक्षित रखा गया है? KFC की शुरुआत जुड़ी है कर्नल हारलैंड सैंडर्स की अविश्वसनीय कहानी से, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी दृढ़ता और दूरदर्शिता से एक साधारण फ्राइड चिकन रेसिपी को वैश्विक सनसनी बना दिया। उनकी जुनून, मेहनत और अनोखी सोच ने KFC को इतिहास की सबसे सफल फास्ट फूड चेन में बदल दिया। 1890 में हेनरीविल, इंडियाना में जन्मे सैंडर्स का बचपन कठिनाइयों से भरा था और परिवार की मदद के लिए उन्हें कम उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। वर्षों तक उन्होंने खेती, कानून और बीमा बिक्री जैसे कई पेशे आजमाए, लेकिन कोई भी उन्हें स्थायी सफलता नहीं दिला सका। अपने 40वें दशक तक वह अब भी अपनी बड़ी सफलता की तलाश में थे। वह निर्णायक पल 1930 में आया जब उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक छोटा सा गैस स्टेशन खोला। ईंधन बेचने के बजाय उन्होंने अपने खुद के रसोई उपकरणों का उपयोग करके यात्रियों के लिए तला हुआ चिकन पकाना और परोसना शुरू किया। उनका चिकन तेजी से लोकप्रिय हुआ और 1936 तक उन्हें दक्षिणी व्यंजनों में उनके योगदान के लिए केंटकी कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। हालांकि 1956 में एक नया हाईवे ट्रैफिक को उसके रेस्तरां से हटा ले गया, जिसके कारण उसे व्यापार को नुकसान में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। 65 साल की उम्र में एक छोटे से सोशल सिक्योरिटी चेक और अपनी गोपनीय चिकन रेसिपी के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। सैंडर्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सड़क पर निकलकर व्यक्तिगत रूप से रेस्तरां मालिकों से मिलना शुरू किया और उन्हें मौके पर अपना सिग्नेचर चिकन पकाकर दिखाया। उसकी दृढ़ संकल्प का फल मिला और 1952 में पहला KFC फ्रेंचाइजी सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में खुला। 1960 के दशक की शुरुआत तक KFC ने पूरे अमेरिका में सैकड़ों स्थानों तक विस्तार कर लिया था। तो इस सफलता की कुंजी क्या थी? 11 हर्ब्स और स्पाइस का एक गुप्त नुस्खा जो दुनिया के सबसे अच्छे से रखे गए पाक रहस्यों में से एक है। यह फॉर्मूला इतना सुरक्षित है कि इसे एक हाई टेक वॉल्ट में रखा जाता है
जिसमें मोशन सेंसर्स होते हैं और केवल कुछ विशेष अधिकारी ही पूरी मिक्स को जानते हैं। KFC अपने चिकन को दुनिया भर के फार्मों के नेटवर्क से सावधानीपूर्वक सोर्स करता है। वैश्विक स्तर पर चिकन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार सिर्फ मैकडोनाल्ड्स के पीछे। KFC यह सुनिश्चित करता है कि उसके पोल्ट्री आपूर्तिकर्ता नैतिक मानकों का पालन करें। ये चिकन सही स्थान, स्वच्छ पानी तक पहुंच और एक संतुलित आहार के साथ पाले जाते हैं, जिसमें अतिरिक्त हार्मोन या स्टेरॉयड नहीं। KFC ने 2026 तक 100% केज फ्री चिकन में संक्रमण करने का वचन भी लिया है। 2024 तक US, U.K और कनाडा में उपयोग किए जाने वाले चिकन का लगभग 25% पहले ही इन मानकों को पूरा करता है। कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारने पर काम करती है, जिसमें बेहतर प्रकाश, चबूतरे और पर्यावरणीय समृद्धियां शामिल हैं, जो प्राकृतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है और तनाव को कम करती है। जैसे ही चिकन पूरा आकार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें प्रसंस्करण संयंत्रों में ले जाया जाता है, जहां उन्हें उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई निरीक्षणों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक चिकन को एक नियंत्रित वातावरण में पूरी तरह से साफ किया जाता है और संदूषण को रोकने के लिए स्वच्छता उपायों को लागू किया जाता है। इसके बाद चिकन को मानक भागों में काटा जाता है। छाती, जांग, पंख और ड्रमस्टिक सटीक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ताकि सभी स्थानों पर समानता बनी रहे। फिर इन टुकड़ों को ठंडा किया जाता है, न कि फ्रीजर में, ताकि उनका प्राकृतिक स्वाद और बनावट बरकरार रहे। KFC किचन में पहुंचने पर चिकन को एक सावधानी पूर्वक तैयारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ताकि वह उस सिग्नेचर क्रिस्पी और जूसी बनावट को प्राप्त कर सके, जिसे ग्राहक पसंद करते हैं। प्रत्येक टुकड़े की जांच की जाती है, फिर उसे एक ठंडे स्थान पर रखा जाता है जब तक कि उसे पकाने के लिए तैयार नहीं किया जाता। जादू की शुरुआत ब्रेडिंग प्रक्रिया से होती है, जहां चिकन को KFC के प्रसिद्ध मसालेदार आटे के मिश्रण में कोट किया जाता है। समान रूप से कोटिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टुकड़े को पहले ठंडे पानी में डुबोया जाता है, फिर उसे आटे के मिश्रण में लपेटा जाता है। इसके बाद आटे को चिकन के चारों ओर 7 गुना विधि से मोड़ा जाता है, जिससे एक परफेक्टली समान परत बनती है। ब्रेडेड चिकन फिर प्रेशर फ्राइंग के द्वारा पकाया जाता है, जो एक तकनीक है जिसे कर्नल सैंडर्स ने 1940 के दशक में शुरू किया था। पारंपरिक तलने के विपरीत प्रेशर फ्राइंग उच्च दबाव का उपयोग करके चिकन को कम तापमान पर जल्दी पकाती है, जिससे नमी और स्वाद बंद हो जाते हैं और सिग्नेचर क्रिस्पी बनावट बनती है। यह विधि KFC के चिकन को लगभग 15 मिनट में पकाने की अनुमति देती है, सामान्य तलने का आधा समय बिना मांस को सूखा किए। तलने के बाद चिकन को अतिरिक्त तेल से थोड़ी देर के लिए निकाल लिया जाता है, फिर इसे ताजे ग्राहकों को परोसा जाता है। इसे गर्म रखने के लिए हीट लैंप्स के नीचे कुछ समय तक रखा जाता है, ताकि इसका क्रिस्पी बाहरी हिस्सा और जूसी आंतरिक हिस्सा बरकरार रहे। और यह है KFC का प्रसिद्ध स्वाद केवल गुप्त रेसिपी के बारे में नहीं है, यह कर्नल सैंडर्स की अडिग दृढ़ संकल्प पर आधारित है। असफलताओं से लेकर सफलता तक उनका जुनून एक साधारण चिकन रेसिपी को एक वैश्विक सनसनी में बदल गया। अब आपको क्या लगता है कि KFC के चिकन को इतना लाजवाब क्या बनाता है? नीचे कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन दबाना न भूलें, सब्सक्राइब करें और भी शानदार कहानियों के लिए बेल आइकन बजाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बिहाइंड द मैक में आपका स्वागत है, जहां हम आपको रोजमर्रा की चीजों के बनने की प्रक्रिया के पीछे ले जाते हैं। आज हम बियर बनाने की रोचक दुनिया में कदम रख रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो हजारों साल पुरानी है। गुणवत्ता वाले सामग्रियों की चयन से लेकर किण्वन, छानने और पैकेजिंग तक हम आपके पसंदीदा बियर के हर घूंट के पीछे की शिल्पकला और विज्ञान का खुलासा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी नया एपिसोड मिस न करें। और हमें कमेंट में बताएं आपकी पसंदीदा बियर कौन सी है। अब चलिए शुरू करते हैं।
बियर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पसंदीदा पेयों में से एक हजारों सालों से पी जा रही है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन मेसोपोटामिया से हुई थी, जहां प्राचीन सभ्यताओं ने 5000 ईसा पूर्व तक बियर के प्रारंभिक रूपों का निर्माण किया था। समय के साथ बियर बनाने की कला और विज्ञान दोनों के रूप में विकसित हुई और इसने दुनिया भर में संस्कृतियों और परंपराओं को आकार दिया। बियर मुख्य रूप से 4 प्रमुख सामग्री से बनाई जाती है: पानी, जौ, हॉप्स और यीस्ट। जौ बियर बनाने के लिए पसंदीदा अनाज है क्योंकि यह स्टार्च को पचाने वाले एंजाइमों की बड़ी मात्रा उत्पन्न करता है, जो फर्मेंटेबल शुगर में बदलकर अंततः शराब में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि जौ सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला अनाज है, बियर बनाने वाले अक्सर विभिन्न बियर शैलियों और स्वादों को बनाने के लिए अन्य अनाजों का भी समावेश करते हैं। हॉप्स हॉप पौधे के मुलायम हरे शंकु से आते हैं, जो एक स्थायी पौधा है जिसे कम से कम 9वीं सदी से उगाया जा रहा है। हॉप्स में पाए जाने वाले अल्फा अम्ल बियर में प्रमुख कड़वाहट पैदा करने वाले तत्व के रूप में काम करते हैं, जबकि लुपुलिन नामक पदार्थ बियर के विशिष्ट अरोमास और स्वाद के नोट्स में योगदान करता है, जो पाइन और साइट्रस से लेकर केले जैसे फल युक्त संकेतों तक हो सकते हैं। और फिर हमारे पास यीस्ट है। यह एक एकल कोशिकीय कवक है जो किण्वन फर्मेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यह ब्रेड को फूलने में मदद करता है, वैसे ही बियर में यह शर्करा को तोड़कर अल्कोहल और कार्बोनेशन में बदल देता है। ब्रूअर्स विभिन्न प्रकार की यीस्ट का उपयोग करते हैं, जिनमें एक्टिव ड्राई यीस्ट, एले यीस्ट, लेगर यीस्ट और लिक्विड यीस्ट शामिल है, और प्रत्येक बियर के अंतिम स्वाद और विशेषताओं में अनूठा योगदान देता है। अब प्रक्रिया की बात करें। बियर की यात्रा माल्टिंग से शुरू होती है, जहां जौ के दानों को ठंडे पानी में लगभग 62 घंटे तक भिगोया जाता है। इसके बाद दानों को हवा दी जाती है और अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे ऐसे एंजाइम सक्रिय होते हैं जो स्टार्च को किण्वन योग्य शर्करा में बदल देते हैं। लगभग 6 दिनों बाद भुनाकर अंकुरण को रोका जाता है, जिससे बियर के स्वाद और रंग पर प्रभाव पड़ता है। इस चरण का परिणाम माल्ट होता है, जो बियर की बुनियाद है। इसके बाद आता है मैशिंग, जिसमें माल्टेड जौ को मोटे पाउडर में पीसा जाता है, जिसे ग्रिस्ट कहा जाता है, और फिर इसे एक बड़े बर्तन, जिसे मैश टन कहा जाता है, में गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में इनाज से शर्करा निकाली जाती है, जिससे एक मीठा तरल बनता है, जिसे वॉट कहा जाता है। इसके बाद वॉट को अनाज से अलग किया जाता है, जो लॉट टन नामक बर्तन में किया जाता है, और बचे हुए ठोस पदार्थों को अक्सर पशु चारे के रूप में बेच दिया जाता है। इसके बाद वॉट को उबालने वाले केतली में भेजा जाता है, जहां इसे स्टरलाइज किया जाता है और उसमें हॉप्स मिलाए जाते हैं। हॉप्स बियर को कड़वाहट, सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं। जो हॉप्स शुरुआत में डाले जाते हैं, वे कड़वाहट बढ़ाते हैं, जबकि बाद में डाले गए हॉप्स स्वाद और सुगंध को निखारते हैं। उबालने की प्रक्रिया पानी की मात्रा को कम करती है और वॉट को अधिक केंद्रित बनाती है। उबालने के बाद वॉट को किण्वन से पहले तेजी से ठंडा करना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया हीट एक्सचेंजर के माध्यम से की जाती है, जो बियर की शैली के अनुसार तापमान को लगभग 7 से 35 डिग्री सेल्सियस, 45 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम कर देता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट शर्करा का उपभोग करके वॉट को बियर में बदल देता है और अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। प्राथमिक किण्वन 1 से 2 सप्ताह तक चलता है, जबकि कुछ बियर अतिरिक्त परिपक्वता और परिष्करण के लिए द्वितीयक किण्वन से गुजरती है। किण्वन के बाद बियर कंडीशनिंग चरण में प्रवेश करती है, जहां स्वाद विकसित होते हैं और बियर स्पष्ट होती है। यह प्रक्रिया हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकती है। कुछ बियर को पाश्चराइज किया जाता है ताकि शेष यीस्ट नष्ट हो जाए और शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। यह विधि 1860 के दशक में लुई पाश्चर द्वारा विकसित की गई थी। हालांकि ड्राफ्ट बियर इस चरण को छोड़ देती है
और ताजगी और स्वाद बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। एक बार जब बियर पाश्चराइज हो जाती है और उपभोग के लिए तैयार होती है, तो इसे विभिन्न स्वरूपों में पैक किया जाता है, जैसे बोतलें, कैन या केक। पैकेजिंग प्रक्रिया बियर की ताजगी, कार्बोनेशन और समग्र गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बियर पैक किए जाने के बाद इसे एक गोदाम में रखा जाता है, जहां से इसे आपके स्थानीय बियर स्टोर भेजा जाता है, जहां यह आनंद लेने के लिए तैयार होता है। और यह है बियर बनाने की अद्भुत यात्रा। उच्च गुणवत्ता की सामग्री चयन से लेकर किण्वन, छानने और पैकेजिंग तक, बियर बनाने की हर प्रक्रिया में विशेषज्ञ कारीगरी, सटीकता और जुनून की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह बियर बनाने की प्रक्रिया की पर्दे के पीछे की झलक पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नवीनतम एपिसोड से अपडेट रह सके। शानदार बियर के लिए चीयर्स। अगले वीडियो में मिलते हैं। बिहाइंड दैट मेक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोका कोला उत्पादन की रोमांचक दुनिया में ले चलेंगे, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पेय पदार्थों में से एक है। हम इस ऐतिहासिक पेय के पीछे की कारीगरी और इतिहास को उजागर करेंगे। शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप हमारे नए एपिसोड कभी मिस न करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कोका कोला की कहानी 1966 में अटलांटा, जॉर्जिया से शुरू हुई, जब एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने एक ऐसा उपचार बनाने की कोशिश की जो सिरदर्द से राहत देने के साथ साथ ताजगी भी प्रदान करे। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग किया और पौधों के अर्क, कैरामेल रंग और एक गुप्त फॉर्मूला से एक सिरप तैयार किया। इसे शुरुआत में पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका कहा गया, लेकिन जल्द ही यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया और कोका कोला के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शुरुआत में इस सिरप को सोडा पानी के साथ मिलाया जाता था, जिससे एक कार्बोनेटेड पेय तैयार होता, जिसे ग्राहक पसंद करते थे। फार्मासिस्ट होने के नाते पेम्बरटन ने इसे अपनी फार्मेसी के सोडा फाउंटेन पर बेचना शुरू किया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक ऐसा पेय बना लिया है जो दुनिया को बदल कर रख देगा। हालांकि हम यह समझा सकते हैं कि कोका कोला कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसकी मूल रेसिपी आज भी इतिहास के सबसे सुरक्षित रहस्यों में से एक है। माना जाता है कि यह रेसिपी अटलांटा के वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम में एक सुरक्षित तिजोरी में रखी गई है। केवल 2 कर्मचारियों को ही एक समय में पूरी रेसिपी की जानकारी होती है। उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। वे कभी साथ यात्रा नहीं कर सकते और यदि उनमें से कोई कंपनी छोड़ता है तो बड़ी सावधानी से उसके स्थान पर किसी अन्य को चुना जाता है। सटीक विधि एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन कुछ प्रमुख सामग्री अच्छी तरह से जानी जाती है। कोका कोला में कार्बोनेटेड पानी, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, कैरामेल रंग, फास्फोरिक एसिड और प्राकृतिक फ्लेवर होते हैं। हालांकि कोका कोला को वास्तव में अलग बनाने वाली चीज है उसके विशिष्ट स्वाद को देने वाले पौधों के अर्कों का गुप्त मिश्रण। कोका कोला का उत्पादन अटलांटा में शुरू होता है, जहां कंपनी गुप्त सिरप संकेंद्रण तैयार करती है। इस संकेंद्रण को फिर विश्व भर में भरोसेमंद बॉटलिंग पार्टनर्स को भेजा जाता है, जो इसे अंतिम उत्पाद में बदलते हैं। उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को एक विस्तृत शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद इसे सिरप और मीठे पदार्थों के साथ बड़े टैंकों में मिलाया जाता है। सामग्री का अनुपात क्षेत्रीय स्वाद प्राथमिकताओं के आधार पर समायोजित किया जाता है। यही वजह है कि कोका कोला दुनिया के विभिन्न हिस्सों में थोड़ा अलग स्वाद ले सकता है। जब मिश्रण परफेक्ट हो जाता है तो इसे कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें प्रेशराइज्ड चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड को तरल में घोला जाता है, जिससे कोका कोला में वह विशिष्ट बुलबुले बनते हैं जो इसे ताजगी प्रदान करते हैं। हालांकि इस चरण के बाद भी
पेय को पैकेज किया जाना जरूरी है, इससे पहले कि यह उपभोक्ताओं तक पहुंचे। कोका कोला की बोतलों का अपना एक अलग इतिहास है। पहली कांच की बोतल 1999 में पेश की गई थी और तब से इसका डिजाइन कई बदलावों से गुजरा है। आधुनिक करवी बोतल, जो 1557 से लगभग अपरिवर्तित है, दुनिया भर में तुरंत पहचानी जाने वाली प्रतीक बन गई है। कांच की बोतलों के अलावा कोका कोला अब प्लास्टिक बोतलों और एल्यूमीनियम कैनों में भी पैक किया जाता है। कार्बोनेट होने के बाद पेय उच्च गति वाली बॉटलिंग लाइनों में जाता है, जहां स्वचालित मशीनें प्रत्येक कंटेनर को सटीक रूप से भरती हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हर बोतल या कैन में सही मात्रा में तरल हो और जाग के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे। सीलिंग और कैपिंग के बाद लेबलिंग मशीनें कोका कोला की प्रतिष्ठित ब्रांडिंग लगाती हैं। वितरण से पहले पेय कड़े गुणवत्ता नियंत्रण जांच से गुजरते हैं। कोका कोला की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि हर बोतल और कैन स्वाद, कार्बोनेशन और सुरक्षा के सख्त मानकों पर खरी उतरे। इसमें संवेदी मूल्यांकन, सूक्ष्म जांच और उन्नत परीक्षण शामिल है, ताकि उपभोक्ताओं को हमेशा वही बेहतरीन स्वाद मिले जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। और यही है कोका कोला बनाने की प्रक्रिया। अटलांटा में तैयार की गई एक गुप्त सिरप से लेकर एक वैश्विक रूप से पहचानी जाने वाली पेय तक, जिसे अरबों लोग पसंद करते हैं। अगली बार जब आप कोका कोला की कैन या बोतल खोलें, तो हर घूंट में समाहित शिल्प, विज्ञान और इतिहास को सराहने के लिए एक पल लीजिए। अगर आपको कोका कोला बनाने की इस अंदरूनी जानकारी का वीडियो पसंद आया हो, तो अधिक रोचक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।